तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 भाग 2 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो उसमें जो है तत्वों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि तत्वों को जो है वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी या तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बताया था कि जब धीरे धीरे तत्वों की खोज होने लगी, तत्व ज्यादा होने लगे, तो उस केस में क्या हुआ कि तत्वों को जो है कुछ लक्षणों के आधार पर जो है अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ग्रुप में क्यों रखा गया? क्योंकि एक एक तत्व का क्वालिटी आप याद करेंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो उस आधार पर देखा गया जो सेम क्वालिटी वाले थे उनको उठा करके क्या किया गया, एक ग्रुप में रख दिया गया, एक जगह रख दिया गया और बोला गया कि इस खानदान में जितना तत्व है सब में ये लक्षण पाया जाता है। और जैसे मान लीजिए कुछ लक्षण याद कर लिया गया, इसके बाद बोला गया इस खानदान या इस समूह में जितने तत्व हैं सब में यही लक्षण पाए जाएंगे, दूसरा लक्षण नहीं पाया जाएगा। ठीक, तो ये था। अब देखिए दूसरा फार्मूला जो आया कि तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणा है। जैसे मान लीजिए कोई चीज वर्गीकृत करना शुरू होता है या अलग अलग भागों में रखना शुरू होता है तो उसका स्टार्टिंग होता है, ठीक ना। स्टार्टिंग होने के बाद जो है उसमें जो गलती वगैरह होती बाद में उसको क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जो है किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया, तो तत्वों को जो है धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। अब धातु और अधातु जो है आप लोग जानते होंगे क्या होता है, कक्षा 10 में पढ़ चुके होंगे। ठीक, अगर नहीं जानते हैं तो बता देता हूं। जैसे धातु जो होती है, देखिए धातु जो होती है और अधातु जो होती है दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहला लक्षण जो है अगर बात की जाए कि धातु में जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, तो धन बनाते हैं। अधातु में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करने की क्षमता है और ग्रहण करके ये क्या बनाते हैं, तो माइनस बनाते हैं या ऋण बनाते हैं। बस नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु जो होता धन विद्युतीय होता है और अधातु जो होता वो ऋण विद्युतीय आवेश प्रकट करता है। धातुओं में जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है, धातुओं में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह, और अधातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें तन्यता पाई जाती है। ठीक, और धातु से जो पीट पाट के आप जो तार बना सकते हैं, चद्दर बनाते हैं पीट के ही। हाँ, तार भी तो बनाया जा सकता है, वही तन्यता का मतलब तार बनाना, ठीक ना। तो इसमें हम कह सकते हैं तार बनाने का गुण पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, पाया जाता है ना, तन्यता का, तार बनाने का गुण पाया जाता है। ठीक, और इसमें जो है तार नहीं बनाया जा सकता। आज तक जो नहीं अगर संतुष्टि है आपको, जाके अपने घर जो लकड़ी उकड़ी पीटिएगा, खुद में पता चल जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं कि इसको जो पीट करके चादर बनाया जा सकता है, ठीक ना। चादर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये पीटेंगे इसको आप, इसको पीटेंगे ना, चादर नहीं बनेगा, और अगर आप पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। धातु में विशेष प्रकार की चमक, ठीक है ना, पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ। फिर अगला मामला आता है कि धातुएं चमकदार होती है। धातुएं जो होती है वो कैसी होती है, तो चमकदार होती है, और अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। और एक एग्जाम्पल बताएं, आज जाके अपने अपने घर ट्राई कर लीजिएगा। खाना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह होगा लोहे का, कोई मान लीजिए उसको फेंक दीजिएगा, ठीक है ना। तो फेंकने के बाद कई बार वो अपना साउंड रिपीट करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिंगिंग साउंड। तो धातुओं में क्या होता है, रिंगिंग साउंड पाया जाता है। अधातु आप जो इतना बड़ा लकड़ी टुकड़ा उठा के फेंकिएगा देखिए कई बार आवाज करता है, एक बार जहां गिरेगा घप से करेगा, दोबारा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है रिंगिंग साउंड पाया जाता है। और इसमें रिंगिंग साउंड नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये हमारा जो है धातुओं और अधातुओं का कुछ लक्षण है।
और धातुएं जो है अपेक्षाकृत ज्यादा कठोर होती है, इनका गलनांक वगैरह क्या होता है, ऊंचा होता है, ठीक ना। तो ये सब जो है बात की बात है, ये सब जानने करते होंगे आप लोग। लेकिन कुछ तत्व थोड़ा टैलेंटेड टाइप का था, वो बोला कि हम धातु वाला भी क्वालिटी दिखाएंगे, अधातु वाला भी, ठीक ना। तो जो लेटेस्ट वर्जन आया वो क्या आया, उपधातु, लिथियम, ठीक है ना। अच्छा, धातु का एग्जांपल की बात की जाए तो सोडियम, जी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना। उपधातु की बात की जाए तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है ना, और फिर ब्रोमीन, ऐसे जो है ये सब किस में आएगा, तो हमारा आधातु में। उपधातु में क्या, उपधातु क्या होता है कि हम कह सकते हैं उपधातु जो होता है ये बेसिकली किससे मिलके बना होता है, धातु अधातु, धातु और उपधातु, धातु और आधातु दोनों से, धातु और आधातु दोनों से, ठीक है ना। बात सुनिए, अब धातु और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उपधातु में क्या होता है, धातु का गुण और उपधातु आधातु दोनों का गुण पाया जाता, ठीक है ना। तो उपधातु का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, ठीक है ना, एंटीमनी, Sb, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएगा उपधातु का एग्जांपल। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर बात की जाए कि उपधातु है यार, ये बोलता है कि इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, और सबसे पहला लक्षण क्या है कि एक अगर स्पेशल क्वालिटी की बात करें तो धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना, और अधातु में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। फिर ये जो है दोनों क्वालिटी कैसे दिखाता है, एक बार बोलेगा है प्रवाह, एक बार नहीं है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे आधातुएं हैं जैसे सिलिकॉन जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा, ठीक। इसमें क्वालिटी क्या पाई जाती है कि अगर इसमें जो है इसको आप थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो इसमें अल्प मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ये सब आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। बस याद रखिएगा कि इस पर जब ताप का प्रभाव डाला जाता है, थोड़ा बहुत गर्म किया जाता है, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, इसके पहले नहीं होता। तो ये जो है तत्वों का वर्गीकरण का आधार था, लेकिन ये फ्लॉप हो गया सिस्टम का है। पहले बोला गया धातु आधातु, बीच में बाद में पैदा हुआ, सबसे छोटा भाई है, सबसे बड़ा भाई कौन, धातु, उसके बाद मझला वाला कौन, तो आधातु, ये छोटा वाला बाद में पैदा हुआ उपधातु, ये दोनों क्वालिटी था, ठीक है ना। जैसे धातु जो मान लीजिए बहुत पढ़ाकू था और आधातु जो घुमक्कर था, ये दोनों क्वालिटी लेके पैदा हो गया। तो इस आधार पे क्या सिद्ध हो गया कि मतलब तत्वों को वर्गीकृत किया गया, लेकिन जब बाद में उपधातु आ गया तब मामला टेंशन वाला हो गया कि अब क्या होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है तत्वों के वर्गीकरण का जो मामला था वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारा पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक, इधर एस, इधर पी है, बीच में डी है, और इधर क्या है, एफ है। ये पी ब्लॉक जो है ना, इसमें सब इकट्ठे खिचड़ी तरह मिला हुआ है। तो इस आधार पर जो तत्वों का बंटवारा किया जा सकता है, फ्लॉप हो गया सिस्टम में। बात समझ, बना लीजिए इसको, लिखिएगा। तो हेडिंग क्या डालें आप लोग, तत्वों का धातु एवं आधातुओं में वर्गीकरण, ठीक है ना, लिखिएगा। पहले ज्ञात तत्वों को धातुओं एवं आधातुओं के लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। परंतु बाद में कुछ
ऐसे तत्व भी खोजे गए जिनमें धातु और अधातु अधातु दोनों के गुण विद्यमान थे और इस प्रकार तत्वों के वर्गीकरण की यह विचारधारा उपधातुओं के खोज के पश्चात असफल हो गई। ठीक है ना। अगला हेडिंग डालिएगा प्राउड की संकल्पना। प्राउड की संकल्पना चैप्टर थोड़ा मजेदार है, टेक्निकल है, मजा आएगा पढ़ने में। प्राउड की संकल्पना, उसमें दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया? प्राउड की संकल्पना। ठीक है। अब प्राउड नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा कि दुनिया का सबसे हल्का तत्व, हल्का है, हल्का नहीं है, सबसे हल्का तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन। दुनिया का सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो है, हाइड्रोजन तो है, तो हाइड्रोजन से मिलकर बना है, बोले कि और जो बाकी तत्व हैं, बाकी तत्व जो हैं वो मिलकर बने होते हैं किससे? तो हाइड्रोजन से। इन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है और जो बाकी तत्व हैं वो किससे मिलकर बने हैं? तो हाइड्रोजन से। ठीक ना। तो इस आधार पर इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन से जो है तुलना करना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन से तुलना करना शुरू कर दिया। और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो कितना होता है? एक होता है। एक जो है एक पूर्ण संख्या की अपूर्ण है, मतलब पूर्णांक है कि पूर्णांक नहीं है। लेकिन बाद में देखा गया कि जो बाकी तत्व है ना, इनका जो परमाणु भार है, इनका जो परमाणु भार है वो पूर्णांक नहीं आ रहा था। जब पूर्णांक नहीं आ रहा था तो प्राउड की जो संकल्पना थी वो क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। बात समझ? कारण क्या था कि अगर पूर्णांक आ गया होता, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि सोडियम का कितना होता है, तो ये 11 और ये 22 कुछ होता है ना, 22 हाँ ठीक ना। अब 22 कुछ होता है तो पूर्णांक आया नहीं आया। जब पूर्णांक नहीं आया तो कहा गया कि ऐसा है कि नियम सक्सेस नहीं है, तो प्राउड का नियम क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। बात समझ? कोई दिक्कत? इसको बना लीजिए। तो प्राउड की संकल्पना क्या है जान चुके हैं आप लोग। दुनिया का सबसे हल्का तत्व कौन? तो हाइड्रोजन। और इसकी तुलना करके बताया गया कि जो दुनिया के बाकी तत्वों किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, नहीं है? हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो एक तो होता है,
ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो परमाणु भार होता है वो पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन पाया गया कि जो बाकी तत्व हैं उनका जो परमाणु भार आता है वो पूर्णांक संख्या नहीं होता। इस आधार पर जो प्राउड की संकल्पना थी वो क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। ठीक, तो लिखिएगा प्राउड की संकल्पना के अनुसार इन्होंने बताया प्राउड की संकल्पना के अनुसार इन्होंने बताया कि दुनिया में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है और बाकी तत्व भी हाइड्रोजन से मिलकर ही बने हैं। हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हैं और हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है जो कि एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक वगैरह जानते हैं ना, जो 1 2 3 4 5 ये पूर्णांक है। 1.023 हो गया, 1.98 हो गया, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, क्या लिखे, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। परंतु बाद में पाया गया कि पाया गया कि अधिकांश तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक के रूप में नहीं थे। अतः प्राउड की यह संकल्पना असफल हो गई। ठीक है, देखिए डाबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है, त्रिक का मतलब होता है तीन का समूह। त्रिक मतलब क्या, तीन का समूह। मतलब तीन तत्व जो है अगर एक साथ रखे जाएं तो उनमें कुछ संबंध आएगा। बात समझे, वो संबंध क्या है हम बता रहे हैं। डाबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या कहता है कि तीन तत्वों का समूह होगा और उनमें क्या होगा, कुछ न कुछ आपस में जो है रिलेशन पाया जाएगा, संबंध पाया जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, डाबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। बात समझे। अब इन्होंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए हम कोई एक समूह का तत्व ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले समूह का तत्व ले लेते हैं, तो पहले समूह का तत्व कौन कौन है, हलीना की रब से फरिया, है ना। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीन ठो उठा लेते हैं। बस में तीन ठो उठा लिए तो मान लीजिए एक ठो हमारा क्या है, लिथियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। परमाणु भार कितना होता है, लगभग 7। ठीक है ना।
और सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 और परमाणु भार होता है लगभग 22 कुछ मतलब लगभग 23। और पोटेशियम का कितना होता है, ये हो गया पोटेशियम का 19 होता है और परमाणु भार जो है 39 कुछ होता है, 39 कुछ होता है, इसको मान लेते हैं लगभग 39। एक सेकंड बता रहे हैं यार, हाँ 39 है ना। अब यहाँ पे क्या पाया गया कि इनका नियम क्या था कि 3 ठो लिए हैं, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा का हो गया और ये तीसरा का हो गया, ठीक। 3 तत्व लिए हैं। इन्होंने कहा कि एक काम करिए, पहला वाला और तीसरा वाला जोड़ दीजिए आप आपस में। क्या करिए, इनको आपस में जोड़ दीजिए, पहला वाला और तीसरा वाला आपस में जोड़ दीजिए और उसका औसत कर दीजिए, मतलब बटे 2। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक क्लास है, ध्यान दीजिएगा औसत कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उसमें जो 5 लड़के नंबर पाए, कितने लड़के 5, कोई 20 पाया है, कोई 18 पाया है, कोई जो है 14 पाया है और कोई जो है 17 पाया है और कोई जो है 19 पाया। कितना हो गया, 1 2 2 4 5 हो गया ना। अब बोला जाए इस कक्षा का जो है औसत नंबर कितना आया, मतलब इस संख्या में जो है औसत रूप से कितना नंबर आया। ये तो एक लड़का पाया है, तो अगर हमको औसत निकालना होता ना तो टोटल जो बार जोड़ रहे हैं उतने से क्या कर देंगे, भाग कर देते हैं, ठीक ना। तो टोटल क्या नंबर 1 2 3 4 5, तो बटे क्या कर देंगे 5, इसको जोड़ देंगे फिर 20 और 18 38, 38 10 48 4 52 10 62 62 5 67 67 और 2 69 69 1 70 10 80 8 88 अपान 5, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, 5 1 9 5, 3 बचा 38 हो गया, 5 7 35, 3 बचा 5 6 30। तो औसत नंबर हमारा कितना हो गया, ये आ गया हमारा 17.5 नंबर, 17.6 नंबर, ठीक है ना। तो औसत का मतलब क्या हो गया, जितना आप टोटल जोड़ रहे हैं, जितना बार जितना लोग उसमें भाग ले रहे हैं उसको क्या करना, जोड़ के उसमें उतने नंबर से भाग दे देना। औसत क्या बोलता है, जितना बार आप जोड़ रहे हैं उसमें उतने से क्या करना है, भाग देना है। उतने से मतलब क्या, कई लोग उसमें भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कई तत्व ले रहे हैं, जोड़ कितना ले रहे हैं, 3 तत्व, जोड़ कितना रहे कई तत्व 2, तो भाग कितने से देंगे, 2 से, ठीक ना। इन्होंने कहा कि अगर हम कोई 3 तत्व लेते हैं उसमें से जो है पहला और तीसरा तत्व लेकर के उसका हम औसत निकाल देंगे तो बीच वाले का परमाणु भार अपने आप आ जाता है। इन्होंने क्या किया, लिया सोडियम, सोडियम का परमाणु भार कितना है, तो हम कह सकते हैं पहला तत्व और इसका क्या परमाणु भार प्लस दूसरा का तत्व, यही ना, का परमाणु भार, ये एलिमेंट है, प्लस में समझिएगा, परमाणु भार। और टोटल का तत्व जोड़ रहे हैं तो भाग कितने से देंगे, 2 से। पहले तत्व का परमाणु भार कितना है, 7 है, 7 प्लस दूसरे का कितना है 39 बटे कितना कर देंगे 2, तो 39 7 करें कितना हो जाएगा 46। अरे 39 1 40 6 46 यार, और 46 बटे 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 23 आ गया, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो डाबे राइनर का त्रिक समूह था या त्रिक संबंधी सिद्धांत था, तो समझ में आया क्या चीज था। मतलब 3 तत्व आप ले लीजिए किसी ग्रुप का, इसके बाद जो पहला और तीसरा जोड़ दीजिए और उसमें क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए और जो आएगा वो बीच वाले तत्व का क्या हो जाएगा परमाणु। तो 23 नंबर किसका आता है लगभग, तो सोडियम का परमाणु भार कितना आता है लगभग 23। बात सुनिए, इसको बना लीजिए। देखिए तो डाबे रायन का जो त्रिक सिद्धांत था, इन्होंने क्या कहा कि 3 का समूह, त्रिक का मतलब क्या हो गया 3 का समूह। इन्होंने कहा कि कोई एक ग्रुप का जो हम 3 तत्व ले लेते हैं जिनके गुण क्या हो आपस में समान हो,
और उनमें से पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार होता है उसको जोड़ दें, इसके बाद उसका औसत निकाल दें, तो जो हमारा नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, बीच वाले तत्व का परमाणु भार। तो यहाँ पे लिथियम का हमने क्या किया, 7 जोड़ दिया, और सोडियम ये पोटेशियम का कितना जोड़ दिया, तो 39 जोड़ दिया, है ना। और इसके बाद जो है 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 46/2 बराबर क्या हो गया, 23। और ये बीच वाला तत्व क्या था, सोडियम, तो इसका परमाणु भार कितना था, 23। तो इस आधार पर जो है इनका नियम है कि मतलब ऐसे जो है निकाला जाएगा, तो ये नियम सक्सेस रहेगा। लेकिन बाद में जो है ना कुछ खानदान का जो है बिगड़ा हुआ आदमी था, वो बोला कि ऐसे कैसे होगा, हम नहीं होने देंगे। होता है ना कि मान लीजिए गांव में रोड पास हो रहा हो तो 10 लोग बोले कि हो जाए, गिरहवा बोलेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं होने देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हेमंत है ना। अब देखिए इसमें जो है 3 तत्व जो है गांव में जो झगड़ालू टाइप के थे, ठिकोनी कुमार, ठीक ना। Fe मतलब लोहा, कोबाल्ट और निकिल, लोहा या आयरन, लोहा सिंह नहीं लोहा, ये हो गया कोबाल्ट और फिर निकिल, ठीक ना। ये जो है बोला गया कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं वो बात सही है, इस दोनों को लागू करके दिखाइए। तो यहां पर क्या किया गया कि Fe जो होता है, जो लोहा होता है, उसका परमाणु भार कितना होता है, तो ये होता है 56। Fe कितना होता है, तो 56। और निकिल का कितना होता है, तो ये होता है 58, ठीक ना। अब इसको आप जोड़िए, Fe हो गया और ये हो गया निकिल, ठीक। ये कितना आ गया, 50 50 100, 8 6 14, 114/2 कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये 57 है ना। 114/2 करें कितना आएगा, 57। और इसका होता कितना है, तो 59 है ना। तो अगर ये 59 होता है तो आया कितना, 57। बोले नहीं नहीं ऐसा इख्तलाफ है, नियम सक्सेस नहीं, ठीक है ना। तो लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट लिखिएगा। डाबे-राइनर के त्रिक सिद्धांत के अनुसार, कोई डाबर वाला मत लिखना, डाबे-राइनर के त्रिक सिद्धांत के अनुसार किसी समूह के 3 क्रमागत तत्वों को यदि रखा जाए और उनमें से पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत निकाला जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार ज्ञात हो जाता है। ठीक। डाबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत कहलाता है। हेमंत तो ऐसे लिखा जैसे लग रहा है भैंस चराने जा रहा है। डाबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत कहा जाता है, परंतु यह नियम
कुछ तत्वों याद करने के लिए लिख लीजिएगा फिकोनी, ठीक ना, फिकोनी। सर यह नियम, हाँ? यह नियम कुछ तत्वों फिकोनी लिखे ना, कुछ तत्वों फिकोनी कुछ तत्वों फिकोनी फिकोनी, उसके आगे लिखेगा FeCO और Ni, मतलब लोहा, कोबाल्ट और निकिल पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है ना। और इस प्रकार डाबे राइनर का डाबर आंवला वाला नियम क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। मतलब डाबे राइनर का जो त्रिक सिद्धांत था वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, असफल हो गया। आज यही छोड़ दीजिए, बाकी देखते हैं।